आज हम 2011 की बिहार जनगणना के उन आंकड़ों में गहरी डुबकी लगाने वाले हैं जो सिर्फ पन्नों पर छपे नंबर नहीं है। सही बात है। ये एक पूरे समाज की धड़कन है। हम ये नहीं रटेंगे कि आंकड़ा क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि वो आंकड़ा वैसा क्यों है। बिल्कुल। जनगणना के ये डेटा नोट्स अक्सर लोगों को बहुत उबाऊ लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एग्जाम्स में पास होने के लिए रटने वाली चीज है। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों के पीछे छिपे पैटर्न को ध्यान से देखें ना, तो ये किसी भी राज्य के भूतकाल की गलतियों और भविष्य की असीम संभावनाओं का पूरा आईना होते हैं। तो चलिए शिक्षा स्टोर के इन विस्तृत नोट्स के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पैमाने की जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है, यानी कुल जनसंख्या। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, अगर इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा है। अच्छा, लगभग 9%। बिल्कुल। और इस 10.40 करोड़ की विशाल आबादी में पुरुषों की संख्या लगभग 5.42 करोड़ है। और महिलाएं? महिलाओं की संख्या 4.98 करोड़ है। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो कौन सा? 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की जनसंख्या 1.91 करोड़ है। अरे वाह! लगभग 2 करोड़ तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं। ये तो यूरोप के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये तुलना आपने बहुत सटीक की है। लगभग 2 करोड़ बच्चों का मतलब है कि राज्य के पास एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसंख्या की लाभांश। मतलब आगे चलकर यही बच्चे वर्कफोर्स बनेंगे। सही पकड़ा आपने। ये एक ऐसा युवा वर्ग है जो आने वाले दशकों में राज्य की अर्थव्यवस्था को आकार देगा। लेकिन इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है इस आबादी का वितरण। विवरण से आपका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम बिहार की असली आत्मा को समझना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये आबादी आखिर बसती कहाँ है। हाँ। आंकड़े बेहद स्पष्ट हैं। बिहार की 88.7% जनसंख्या आज भी गांव में बसती है। ओह वाह, 88% से ज्यादा। हाँ, वहीं शहरीकरण या नागरीकरण का आंकड़ा केवल 11.3% पर अटका हुआ है। रुकिए, ये आंकड़ा मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ औद्योगिकरण उस स्तर पर नहीं हुआ कि लोग शहरों की तरफ पलायन करें? बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। शहरीकरण सीधे तौर पर उद्योगों, कारखानों और बड़े सर्विस सेक्टर से जुड़ा होता है। राइट। जब किसी राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं लगते तो आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। और कृषि कहाँ होती है? गांव में। हाँ, इसलिए 11.3% का ये कम नागरीकरण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। समझ गई। और प्रशासनिक तौर पे ये पूरी व्यवस्था राज्य के 38 जिलों में बटी हुई है। बिल्कुल। 38 जिले और इतनी बड़ी आबादी। अब इस दबाव को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है जहाँ जगह बहुत कम है, लेकिन वहां आपने एक पूरे देश की आबादी को लाकर बसा दिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत में 13वें स्थान पर है, लेकिन आबादी के मामले में यूपी और महाराष्ट्र के बाद सीधे तीसरे स्थान पर है। और इसी छोटे कमरे में बहुत सारे लोग वाली स्थिति का सीधा असर पड़ता है जमीन और संसाधनों पर। हाँ, दबाव तो बढ़ेगा ही। शिक्षा स्टोर के नोट्स में जब हम दशकीय वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व वाले हिस्से पर जाते हैं तो ये दबाव साफ दिखाई देता है। दशकीय वृद्धि दर 25.4% दर्ज की गई है। रुकिए, 25.4%? हाँ, पिछले 10 सालों का आंकड़ा। मतलब सिर्फ 10 सालों के भीतर आबादी में 25% से ज्यादा का उछाल? ये तो बहुत ही भयानक गति है। सही बात है। अगर आबादी इतनी तेजी से बढ़ेगी तो हम सड़कें, स्कूल और अस्पताल कितनी तेजी से बनाएंगे? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। संसाधनों के निर्माण की गति कभी भी 25% की दर से नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। और इस तेज वृद्धि का सबसे स्पष्ट नतीजा हमें जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में देखने को मिलता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106? हाँ, जो पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। जरा सोचिए, राष्ट्रीय औसत मात्रा 382 है और बिहार में ये 1106 है। बाप रे, मतलब पूरे देश में सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। बिल्कुल। ये सच में एक आंखें खोलने वाला तथ्य है।
और जब समाज में इतनी सड़नता हो तो वहाँ का सामाजिक ताना बाना भी बहुत जटिल हो जाता है। हाँ, वहाँ की इक्वेशंस बदल जाते हैं। अगर हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो वो 918 है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को 25वें स्थान पर धकेल देता है, जो कि काफी पीछे है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो 1.91 करोड़ बच्चे हैं उनका शिशु लिंग अनुपात थोड़ा बेहतर है, जो कि 935 दर्ज किया गया है। हाँ, ये एक सकारात्मक आंकड़ा जरूर है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, वृद्धि दर इतनी तेज है, लेकिन जब इस भीड़ को एक कुशल समाज बनाने की बात आती है यानी शिक्षा, तो हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आंकड़े सचमुच हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना कराते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर मात्र 61.8% है। 61.8%? हाँ, और दुर्भाग्य से ये आंकड़ा देश के सभी राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर है। ये तो काफी चिंता का विषय है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% मिलती है। अच्छा? जबकि महिलाओं की साक्षरता दर गिरकर मात्र 51.5% रह जाती है। रुकिए, ये तो लगभग 20% का जेंडर गैप है। ये सिर्फ थोड़ा सा अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। 51.5% का मतलब है कि राज्य की लगभग आधी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ गरीबी का परिणाम है? गरीबी एक कारण जरूर है, लेकिन ये 20% का अंतर मुख्य रूप से हमारी सामाजिक संरचना को दर्शाता है। किस तरह की संरचना? जब संसाधन सीमित होते हैं और परिवार गरीब होता है, तो पितृसत्तात्मक समाज में अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, ये तो हमने देखा है। इसके अलावा गांव में दूर स्थित स्कूलों तक लड़कियों को भेजने में सुरक्षा की चिंताएं होती हैं और कम उम्र में शादी कर देने की मानसिकता भी इस 51.5% के पीछे के बड़े कारण है। सही कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जिन्हें स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। एकदम सही। ये विश्लेषण सच में दिल दहलाने वाला है, लेकिन जरूरी है। इसी सामाजिक ढांचे को और गहराई से समझने के लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों को देखना होगा। हाँ, डेटा क्या कहता है इस पर? डेटा के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या 15.9% है, जो लगभग 1.65 करोड़ है। ठीक है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या मात्र 1.3% है। एसटी की संख्या इतनी कम क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। वो क्या? साल 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड एक अलग राज्य बना, तो खनिज और जंगलों से भरा पठारी इलाका, जो मुख्य रूप से जनजातीय बाहुल था, वो झारखंड में चला गया। अच्छा, वो हिस्सा अलग हो गया। हाँ, यही कारण है कि आज के वर्तमान बिहार में एसटी की जनसंख्या मात्र 1.3% रह गई है। समझ गई। ये एक बहुत ही तार्किक कारण है। अब अगर हम इस पूरी आबादी को जिलों के हिसाब से बांटें। हाँ, जिलों का वितरण देखना दिलचस्प होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 5 जिलों में पटना सबसे ऊपर है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया आते हैं। और सबसे कम आबादी वाले जिले? न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की सूची में सबसे कम आबादी शेखपुरा जिले की है। फिर शोहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद का नंबर आता है। अच्छा। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल है, पटना में ही सबसे ज्यादा भीड़ क्यों है? इसे हम ग्रेविटी मॉडल या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। वो कैसे काम करता है यहाँ? देखिए, पटना राज्य की राजधानी है। वहाँ बेहतर अस्पताल हैं, उच्च शिक्षा के लिए बड़े कॉलेज हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ रोजगार के अवसर हैं। हाँ, सुविधाएं ज्यादा हैं। हमने पहले ये देखा कि नागरीकरण केवल 11.3% है और जो थोड़ा बहुत नागरीकरण है उसका सबसे बड़ा केंद्र पटना ही है। सही बात है। लोग एक बेहतर जीवन की तलाश में गांव से राजधानी की तरफ पलायन करते हैं, जिससे वहां की आबादी का विस्फोट हो जाता है। दोस्तों, हम इन आंकड़ों की परतों को और भी गहराई से खोलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। बिल्कुल। अगर आपको इन नंबरों के पीछे का असली लॉजिक और समाज की ये कहानी समझने में मजा आ रहा है, तो अभी शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ऐसे कोई भी ज्ञानवर्धक सेशन आपसे कभी मिस ना हो। चलिए, अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वृद्धि और घनत्व की चरम सीमाएं यानी एक्सट्रीम्स क्या कहानी कहती हैं। हाँ, अगर हम धार्मिक आधार पर देखें तो शिक्षा स्टोर के नोट्स बताते हैं कि राज्य में 82% आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है।
और लगभग 16% आबादी मुस्लिम धर्म की है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है जिलों के बीच वृद्धि दर का भारी अंतर। अंतर कैसा? देखिए, पूरे भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। बिहार की औसत वृद्धि 25.4% थी। हाँ, ये तो हमने देखा। लेकिन मधेपुरा जिले की वृद्धि दर 31.2% रही। मधेपुरा में ऐसा क्या हो रहा है जो ये पूरे राज्य में सबसे ऊपर है? इसके बाद किशनगंज, अररिया, खगारिया और पूर्वी चंपारण आते हैं। वहीं सबसे कम वृद्धि दर गोपालगंज में 19.2% है और फिर दरभंगा और मुंगेर है। देखिए, मधेपुरा, किशनगंज और अरेरिया ये सभी कोशी और सीमांचल बेल्ट के हिस्से हैं। अच्छा। अगर आप ध्यान दें तो ये बिहार के सबसे पिछड़े और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। जनसंख्यिकी का एक बहुत ही स्थापित नियम है, जहां साक्षरता कम होगी और गरीबी ज्यादा होगी, वहां जन्म दर हमेशा अधिक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब परिवारों में बच्चों को कमाने वाले हाथ के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि इन जिलों में वृद्धि दर 30% को भी पार कर गई है। ये कमाने वाले हाथ का तर्क बहुत कड़वा है, लेकिन बिल्कुल सच है। अब घनत्व की बात करते हैं। हमने देखा था कि बिहार का औसत घनत्व 1106 है। हाँ। लेकिन जब मैंने नोट्स में श्योहर जिले का आंकड़ा देखा तो मैं लगभग कुर्सी से उछल पड़ी। ऐसा क्या था आंकड़े में? श्योहर का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये हमारी राजधानी पटना से भी ज्यादा है, जहां घनत्व 1830 है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। पटना में तो भूमंजिला इमारतें हैं, भीड़ समझ में आती है। लेकिन श्योहर जैसे एक छोटे से जिले में इतना घनत्व कैसे संभव है? ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। श्योहर बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। अच्छा। वहाँ जमीन बहुत कम है, लेकिन वो जमीन बागमती नदी के मैदानी इलाके में है जो बेहद उपजाऊ है। ओह, मतलब खेती के लिए बेहतरीन। बिल्कुल, इसलिए पीढ़ियों से लोग उसी छोटी सी जगह पर खेती कर रहे हैं। जमीन का बंटवारा होता गया, खेत छोटे होते गए, लेकिन लोग वहां से हटे नहीं। समझ आई बात। कम क्षेत्रफल और सघन आबादी के कारण वहां का घनत्व पटना को भी पीछे छोड़ देता है। भूगोल कैसे जनसंख्याकी को नचाता है, ये उसका एक बेहतरीन प्रमाण है। दूसरी ओर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में कैमूर सबसे नीचे है, मात्र 488 व्यक्ति। हाँ। फिर जमुई 8वां और बांका आते हैं। बिल्कुल। और कैमूर का घनत्व कम क्यों है? क्योंकि वहां कैमूर की पहाड़ियां और घने जंगल हैं। वहां खेती करना मुश्किल होता होगा। सही कहा। पहाड़ी और पथरीली जमीन पर खेती करना मुश्किल है और घर बनाना भी, इसलिए वहां बसावट बहुत बिखरी हुई और कम है। यानी प्रकृति खुद तय करती है कि कहाँ कितने लोग रह सकते हैं। एकदम। और एसटी प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा एसटी आबादी पश्चिमी चंपारण और कटिहार में है, और नोट्स के मुताबिक श्योहर और अरवल में एसटी सबसे कम है। ठीक है। पश्चिमी चंपारण में एसटी आबादी का ज्यादा होना भी भूगोल से जुड़ा है ना? बिल्कुल जुड़ा है। पश्चिमी चंपारण हिमालय की तराई और सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में आता है। अच्छा। वहां के जंगलों में थारू जैसी जनजातियों का निवास रहा है, जिसके कारण वहां एसटी प्रतिशत राज्य के अन्य हिस्सों से अधिक है। इस भौगोलिक वितरण के बाद शिक्षा स्टोर के डेटा में एक ऐसी खबर है जो सच में चेहरे पर मुस्कान ले आती है। ऐसा क्या है? जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो एक जिले ने कमाल कर दिया है, गोपालगंज। ये बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां लिंगानुपात 1000 के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। अरे वाह। यहाँ 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। इसके बाद सीवान और सारण का नंबर आता है। क्या हम कह सकते हैं कि गोपालगंज महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मॉडल बन गया है? यहीं पर हमें आंकड़ों को सिर्फ सतह से नहीं बल्कि गहराई से देखना होता है। क्यों? इसमें क्या पेच है? गोपालगंज या सिवान का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा होना सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण का संकेत नहीं है। इसका मुख्य कारण है प्रवास, यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन। हाँ, इन जिलों से बड़ी संख्या में पुरुष रोजगार के लिए खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट या दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में पलायन कर जाते हैं। ओह, तभी वह महिलाएं ज्यादा दिखती हैं। बिल्कुल। पीछे गांव में सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रह जाते हैं। इसे मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहते हैं। ये एक आर्थिक मजबूरी का नतीजा है, ना कि कोई रातों रात आया सामाजिक बदलाव। उफ, ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला विश्लेषण है। मुझे लगा था कि वहाँ सोच बदल गई है, लेकिन ये तो रोजगार की तलाश की कहानी है। हाँ, आंकड़े ऐसी कहानी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम लिंगानुपात
मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया में है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया शिशु लिंगानुपात के आंकड़ों ने। उसमें क्या निकल के आया? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है, जो एक पिछड़ा जिला माना जाता है, लेकिन सबसे कम शिशु लिंगानुपात वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर में है। पटना जो सबसे विकसित है, वहां बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों है? इसे पैराडॉक्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का विरोधाभास कहते हैं। वो कैसे? पटना और मुजफ्फरपुर में लोगों के पास पैसा है और वहां अल्ट्रासाउंड या सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। ओ, मतलब भ्रूण हत्या। हाँ, जब पितृसत्तात्मक मानसिकता को आधुनिक तकनीक और पैसे का साथ मिल जाता है तो ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं। किशनगंज जैसे गरीब इलाकों में ये तकनीक पहुंच से बाहर है, इसलिए वहां जन्म प्राकृतिक रूप से होते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा आने से समाज की सोच नहीं बदलती। ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। अब हम शिक्षा और निवास के भौगोलिक चित्र पर आते हैं। साक्षरता दर के मामले में रोहतास जिले ने झंडे गाड़े हैं। हाँ, रोहतास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। रोहतास 73.37% के साथ पूरे बिहार में नंबर 1 पर है। इसके बाद पटना और भोजपुर का स्थान है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। क्या बात है? शिक्षा स्टोर के नोट्स के अनुसार रोहतास सिर्फ कुल साक्षरता में ही नहीं, बल्कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में टॉप पर है। रोहतास में ऐसा क्या खास है? रोहतास को ऐतिहासिक रूप से बिहार का ध्यान का कटोरा यानी राइस बोल कहा जाता है। वहां सोन नहर प्रणाली के कारण कृषि बहुत समृद्ध रही है। अच्छा। जब कोई क्षेत्र लंबे समय तक आर्थिक रूप से स्थिर और समृद्ध रहता है तो वहां के लोग शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर निवेश करने लगते हैं। रोहतास की ये सफलता उसी संपन्नता का सामाजिक परिणाम है। ये एक शानदार मॉडल है, लेकिन इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा अलर्ट भी मिलता है। हाँ, पिछड़े जिलों की तरफ से। सबसे पिछड़े जिलों की बात करें तो पूर्णिया कुल साक्षरता में 51.08% के साथ सबसे नीचे है। सीतामढ़ी और कटिहार भी पीछे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है। देखिए, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, ये सब फिर से उसी कोसी बेल्ट के हिस्से हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की हाँ, थी। हर साल आने वाली भयानक बाढ़ न सिर्फ घरों को तोड़ती है, बल्कि स्कूलों और पढ़ाई की निरंतरता को भी बहा ले जाती है। ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, जब जीवन बचाने का संघर्ष ही हर साल चलता हो, तो वहां शिक्षा हमेशा दूसरे दर्जे की प्राथमिकता बन जाती है। बिल्कुल। और निवास के मामले में देखें तो नागरीकरण में पटना 43.1% के साथ टॉप पर है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या शियोहर में है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है जो नोट्स में दिया गया है। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में बसती है, तो उत्तर है समस्तीपुर। सही कहा। समस्तीपुर का ग्रामीण परिवेश अपने आप में एक विशाल अर्थव्यवस्था है। अब इस चर्चा को पूर्णता की ओर ले जाते हुए हमें बिहार की जनजातीय संस्कृति पर भी एक नजर डालनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हालांकि एसटी की कुल आबादी 1.3% है, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। शिक्षा स्टोर के मैप आधारित डेटा से पता चलता है कि सांथाल बिहार की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। और इन जनजातियों का भौगोलिक जुड़ाव बहुत विशिष्ट है। जैसे ओरांव जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण बिहार में पाई जाती है। और खरवार जनजाति? खरवार जनजाति का निवास रोहतास और कैमूर के पठारी क्षेत्रों में है। इसके अलावा गोंड, गोराइट, चेरो, कोरा और मुंडा जैसी जनजातियां भी हैं। अच्छा। अगर हम इसे उस भौगोलिक तथ्य से जोड़ें कि एसटी आबादी पश्चिमी चंपारण और दक्षिण पश्चिमी पठारों में ज्यादा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जनजातियां आज भी उन क्षेत्रों में अपनी जड़ों से जुड़ी हैं जहां जंगल और पहाड़ हैं। ये सब आपस में कितनी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। एकदम सही। तो दोस्तों, ये था 2011 जनगणना के आंकड़ों का एक संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको आंकड़ों के पीछे की ये कहानी पसंद आई हो, तो तुरंत शिक्षा स्टोर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए, तो आप शिक्षा स्टोर टीम के WhatsApp नंबर 7672888332 पर संपर्क कर सकते हैं।